वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त अपने कानूनी मसाइल से निमट रही है, मगर दूसरी तरफ पीडीएम की जो बड़ी दो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उनके एक दूसरे पर अब इल्ज़ामात जो हैं वो कुछ संजीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शंस और 90 दिन में जो इलेक्शंस होने चाहिए आइन के मुताबिक, उसके ऊपर जब बात करनी शुरू की, आवाज़ उठानी शुरू की, तो फिर कुछ अरसे के बाद ही उनको अब बाकी भी जो इश्यूज़ थे उन्होंने ना सिर्फ उनको हाईलाइट करना शुरू कर दिया, मगर इशारों में सारा जो इल्ज़ाम था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर लगाना शुरू कर दिया। बात 90 दिन की हो जिनमें इलेक्शंस होने चाहिए, बात चीनी के मामले पर हो, या फिर अब महंगाई ओवरऑल जो इस वक्त है, ये अब जो नोक झोंक है या लफ्ज़ी जंग है, ये संजीदा होती हुई नज़र आ रही है। आज पहली दफ़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने जब एक दफ़े फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र किया और शिकवा किया कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, तो इस दफ़े उन्होंने खुलकर मुस्लिम लीग नवाज़ का नाम ले लिया। इससे पहले तो वो सिर्फ इशारा करते रहे थे ताकि लोगों को समझ आ जाता वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बात कर रहे हैं, मगर जब पार्टी से उनकी पूछा जाता तो वो कह देते ऐसी कोई बात नहीं है। मगर आज उन्होंने नाम ले लिया। उन्होंने कहा ये शिकायत सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ से है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब अभी इस मामले को देख रहे हैं, मगर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिला तो फिर वो आसिफ अली जरदारी साहब से कहेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वो हाथ खोल दे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी को दीवार से नहीं लगाना चाहिए। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी पे उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी तो कब से कह रही है कि उनको वापस आना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी केसेस का अगर सामना पाकिस्तान में कर रही है तो नवाज़ शरीफ साहब को भी करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा आवाम को कोई गर्ज नहीं है कि कैदी फला फला नंबर कौन है और क्या है, सबको सिर्फ इस वक्त एक उम्मीद और रोड मैप चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अभी एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है। नवाज़ शरीफ साहब की एक तो वापसी की तारीख मिल गई है, साथ में उनकी जो वहाँ सियासी मुलाकातें लंदन में हो रही हैं उनका भी बहुत जिक्र है, और उनकी पार्टी यहाँ बहुत संजीदगी से उनकी जो वापसी है उसके लिए तैयारियाँ कर रही है। रोज़ ही तकरीबन इत्ला आती है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो मीटिंग्स कर रही हैं, ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं, कहाँ होंगे, जलसा कैसे होगा, कौन कितने लोग लाने की ज़िम्मेदारी में दी जा रही है। नवाज़ शरीफ साहब ने भी पिछले दिनों वहाँ तफसील से एक मीडिया से टॉक की। एक दफ़े फिर उन्होंने जिक्र किया कि कैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को बचाया है। उन्होंने अदालत पर और जो इस्टेब्लिशमेंट है उस पर इल्ज़ामात भी लगाए, नाम ले के आसिफ सईद खोसा साहब और जो साबिक आर्मी चीफ हैं और साबिक सरबरा ISI के हैं, नाम ले के इन सब पर भी उन्होंने तनकीद की। अब एक और जो बहुत अहम बात, वो पिछले दिनों में राजा रियाज साहब जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा संभाले रहे पार्लियामेंट में, बजट भी पास होता था या जब प्रेजेंट होता था तो पहली तकरीर राजा रियाज साहब ने ही की। अब वो लंदन गए, उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ज्वाइन कर ली वहाँ। इस बात का ऐलान वहाँ से बाकायदा हुआ। तलाल चौधरी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक TV चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि टिकट जो है वो, जब उनसे ये पूछा गया कि क्या राजा रियाज साहब को टिकट भी दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ये फैसला तो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा और ये फैसला जब होगा तो सबको मालूम हो जाएगा। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है निसार अहमद खोड़ो साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। निसार खोड़ो साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र तो बहुत अरसे से कर रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बट आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सर नाम भी ले लिया। अब आप लोग ये नहीं कह सकते जब हम सवाल करेंगे कि ये सिर्फ मीडिया पे कयास आई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी में कोई तलखी है, कोई मसाइल है,
سر اب تو لیول پلینگ فیلڈ، اس سے بڑا الزام کوئی جماعت لگا نہیں سکتی الیکشن سے پہلے، اور وہ پی ایم ایل این پر لگا دیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. دیکھیں بات سنیں، ہم پی ڈی ایم میں ہیں نہیں، ہم اکیلے الگ سے پارٹی ہے. پی ڈی ایم کی حکومت میں ہم حصے دار ضرور تھے. ہم جب بات کر رہے ہیں 90 دن کی تو وہ آئین میں لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم بات کر رہے ہیں. اگر یہ بات کیوں کہی ہم نے، کیونکہ جب سی سی آئی کے اجلاس میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ انتخابات مقرر وقت پہ ہوں گے، تو اس کا مطلب آئین مقرر وقت ہے. پھر رانا ثناءاللہ صاحب کو کیا پڑی تھی کہ انہوں نے دعوے کر دیے کہ نثار کھوڑا صاحب، سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، کیا آپ اپنا مائک قریب کر سکتے ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو آواز آئے. جی اب بہتر ہے سر، اب بہتر ہے، تھینک یو. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے، ہم اس میں شامل نہیں ہیں. ہم پی ڈی ایم کی سرکار میں اس کے حصے دار تھے، جس میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا. جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی تو اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی الیکشن مقرر وقت پہ ہوں گے. ہم نے مردم شماری کو غیر متنازع بنا دیا یس کہہ کے. ساتھ ہی کیونکہ وہ کہا گیا کہ جی الیکشن مقرر وقت پہ ہوں گے. اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا اور ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہوں، تو پھر رانا ثناءاللہ صاحب کو کیا پڑی تھی؟ وہ ایک انٹیریئر منسٹر تھے، الیکشن کرانے کا اختیار الیکشن کمیشن کو ہے، تو انہوں نے دعوے کے ساتھ بیان کیوں دے دیا کہ جی الیکشن فروری میں ہوں گے؟ تب ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ کیا اطلاع ہوگی، کیا وہ اطلاع صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس ہے کہ فروری میں؟ ان کا ہر شخص یہ تاریخ دیتا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تاریخ ہی کوئی نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں سر؟ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار یہی کہتے ہیں نا کہ تاریخ کا معلوم نہیں ہے کب الیکشنز ہوں گے، پر دوسری طرف رانا ثناءاللہ صاحب ہوں یا اور سینئر ممبرز ہو پی ایم ایل این کے، وہ سب فروری کی تاریخ دیتے ہیں. تو سر ان کے پاس تو کوئی اطلاع پہنچ رہی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں جب اختیار الیکشن کمیشن کو ہے تو رانا ثناءاللہ ان کا اسپوکس مین بن کر دعویٰ کیوں کرتا ہے کہ فروری میں ہوں گے؟ کیا کہ کسی پارٹی کے عہدیدار کی حکم پر الیکشن ہوں گے؟ الیکشن کمیشن کسی کے حکم کا انتظار کرے گا پھر کریں گے؟ یہ بیان الیکشن کمیشن کو دینا چاہیے تھا. اب بھی ہماری ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے کہ وہ الیکشن کا شیڈول اناؤنس کریں. الیکشن کمیشن نے ابہام پیدا کر دیا کہ انہوں نے اپنے حلقے بندیوں کا شیڈول تو دیا لیکن الیکشن کی تاریخ نہیں دی. ابھی جب اس طرح سے ابہام پیدا ہو جاتے تو پھر ہمارے سوال ناجائز نہیں بنتے. ہمیں پورا حق ہونا چاہیے پتہ کرنے کا کہ ہم ان الیکشنز کو کتنی معنی دیتے ہیں، کتنا ان کو امپورٹنس دیتا ہے. تو کسی منسٹر کو یہ کہہ دینا، میں سمجھتا ہوں غلطی مسلم لیگ کود سے ہوئی کہ وہ بیچ میں کود پڑی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ جی فروری میں ہوگا. سر اگر آپ اجازت دیں تو میں یہی سوال اب رانا احسان صاحب کے پاس لے کے جاؤں. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہے کہ فروری میں الیکشن ہو رہے ہیں؟ آپ نے سنی نثار کھوڑو صاحب کی بات؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو بڑا ایک سمپل سی بات ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے ڈی لیمیٹیشن کا اسکیجول دے دیا اور وہ 30 نومبر کو ڈی لیمیٹیشن مکمل کر رہے ہیں تو یہ تو میتھ کا پرابلم ہے کہ اس میں 60 دن آپ ایڈ کر لیں، جو ڈیٹ آتی ہے اس کے اندر الیکشن ہونے. تو اس بنیاد پہ ہم جو ہے وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں، ہم اپنا تجزیہ دے رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ فروری کے شروع میں یا جنوری کے اینڈ میں ہوں گے. کیونکہ جب آپ 30 نومبر کے 60 دن آپ لوگ کیوں دے رہے ہیں، باقی جماعتیں کیوں نہیں دیتی؟ یہی تو سوال ہے. باقی جماعتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں باقی جماعتیں کیونکہ سی سی آئی کا بھی وہ حصہ تھیں، وہ اس فیصلے کے اندر شامل تھیں کہ نئے سینسس کے مطابق الیکشن ہوں گے. جب آپ نے اس کے اندر حامی دے دی، اس پہ آپ نے اگری کر دیا، تو آپ نے جو بال ہے وہ الیکشن کمیشن کے کورٹ میں آپ نے بھیج دیا. پھر آئینی طور پہ الیکشن کمیشن با اختیار ہے کہ وہ ڈی لیمیٹیشن کا اسکیجول دے. اس میں ہمارے سے مشاورت بھی کی، لوگوں نے کہا، ہم نے بھی کہا اس کو تیز کر دیں، لیکن اس کا تعین الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. وہ انہوں نے کر دیا.
तो फिर आप कैसे फरवरी की तारीख देते हैं, कैसे ये तज्जिया करते हैं, यही तो सवाल है। जब डिलिमिटेशन मुकम्मल हो जाएगी फिर इलेक्शन होने, क्योंकि इलेक्शन जो 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे उसके दरमियान में सिर्फ डिलिमिटेशन है, और उस डिलिमिटेशन वो तब होनी है जब आपने सेंसस को नोटिफाई कर दिया। अब ये कहना कि सीसीआई के अंदर किसी ने कह दिया कि जी डिलिमिटेशन नहीं होगी या ऐसे नहीं होगी, कोई जवाब ही नहीं रखता ये फैसला करने का। ये हक फैसला करने का आईनी तौर पे इलेक्शन कमीशन का है। आपका काम था, आपने नोटिफाई कर दिया सेंसस, बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में चले गई। अब इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है कि डिलिमिटेशन का क्या स्केड्यूल है और उसके 60 दिन के बाद इलेक्शन है। तो ये इतनी ही सिंपल बात है, लेकिन क्योंकि अब आप एक कोलिशन का हिस्सा नहीं है, आपने नैरेटिव बिल्डिंग भी करनी है, आपने किसी तरीके से दिखाना है लोगों को कि हम मुनफरिद हैं, हम अलहदा हैं, हमारी बात आइन के मुताबिक है, जबकि सेंसस भी एक आइनी प्रोसेस है। तो ये नारे हैं, सियासी नारे हैं, पब्लिक के लिए और हैं। खोड़ो साहब, सर राजा रियाज साहब जाकर मिले शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को लंदन में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह देख रही है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, आप भी क्योंकि हुकूमत का हिस्सा थे, आपके भी वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उन्होंने ज्वाइन कर लिए, तो फिर उसमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, नहीं पड़ता सर। उस लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब था तो असेंबली में था जी, और असेंबलियां खत्म हो गई, अब वो आजाद हैं अपने आप का लाएअमल तैयार करने के लिहाज से कि वो कौन सी लाइन अख्तियार करते हैं। और नवाज शरीफ साहब के साथ मिले तो हमें एतराज क्या होना चाहिए? अच्छा सर, आपके ख्याल में इसमें एथिकली कोई चीज गलत नहीं है? देखिए, पार्टी में किसी ने शामिल करना है या किसी ने शामिल होना है तो ये तो अपना बुनियादी हक तस्वुर किया जाता है ना जी। सर ये बुनियादी हक और लोगों का बुनियादी हक नहीं होता कि जिन लोगों को वो वोट दें वो उसी पार्टी के साथ रहें। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, तब भी वो कहते रहे कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में चले जाएंगे। तो सर पार्लियामेंट में ऐसा आदमी कैसे ऑपोजिशन कर सकता है? भाई वो ऑपोजिशन करने का जमाना गुजर गया ना। अच्छा, असेंबली खत्म हो गई। वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे आए थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी नहीं, असेंबली में बैठे रहे। उनके ऊपर वो लेवल नहीं लगा कि वो फौजदारियां तब्दील करके उधर उधर चले गए, अपनी पार्टी से इख्तलाफ किया और असेंबली में बैठ गए। और इख्तलाफ के बाद असेंबली खत्म हुई, अब उनके लिए रास्ते खुले, जो भी करें। अपनी पार्टी बना लेते तो क्या आप उसको रोकते? ना रोकते। अगर किसी जमात में शामिल हुआ है तो शामिल हो जाए, कौन उसको रोक सकता है? ये अपना बुनियादी हक है, वो अपनी सियासी कैरियर। राणा साहब, आप भी आई सपोज इस मंतक से इत्तेफाक करेंगे सर? देखिए, मैं राणा एहसान साहब के पास ये सवाल लेके जा रही हूँ। सर राणा साहब, आपके लिए भी यही लॉजिक है कि ये हर किसी का बुनियादी हक है? देखिए, हम लोग तो एक ही जमात के साथ पिछले 25-30 सालों के अंदर खड़े हैं और उसमें बहुत सारी हवाओं के रुख चेंज हुए, लेकिन हमने जमात तब्दील नहीं की। और जब आप अपोजिशन के मनसब पे होते हैं तो वो एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मनसब होता है और बड़ा एक आपके ऊपर बोझ होता है अवाम का। तो मैं तो इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि पार्टीज जो हैं उनको रेगुलरली तब्दील करना चाहिए। तो मैं आपको अपना मौक़िफ़ दे सकता हूँ कि मैं समझता हूँ कि आपका जो सियासी जो आपके आइडियल्स होते हैं या जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो वक्त के साथ तब्दील नहीं होने चाहिए, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। लेकिन आप अगर एक जिस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं उसके साथ फिर आपको खड़ा रहना चाहिए। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। सर फिर बताइएगा कि ये जो सियासत में हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लोटा, क्या आप इस्तेमाल करेंगे ऐसे लोगों के लिए? देखिए, मैं इसके ऊपर मैं तो क्या इस्तेमाल करूंगा। मैंने आपको अपना मौक़िफ़ दे दिया कि मैं समझता हूं कि जो नज़रियात हैं वो थोड़े थोड़े अरसे बाद चेंज नहीं होने चाहिए। तो मैं तो ये बिलीव करता हूं और मैंने आपको उसकी मिसाल दे दी कि हम पिछले 25-30 सालों से एक ही जमात के साथ खड़े हैं। नहीं, वो तो ठीक है ना सर। मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आपको मालूम है मरियम नवाज साहिबा ने बहुत तनकीद की हुई है इस ऐसे लोगों की माजी के अंदर। तो अब जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खास तौर पे ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करती है तो फिर हमारी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि हम पूछ लें आपसे कि
اب پارٹی یہ لفظ استعمال کرے گی یا وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو آپ کی پارٹی چھوڑ کے کہیں اور جاتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے جو ہے الیکشنز کے بعد انہوں نے یہ پارٹی جوائن کی ہے، اور پارٹی ہماری کافی بڑی پارٹی ہے، اس میں لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، اور پھر جس طرح کا سیاسی ماحول اس ملک میں ہے، جو لفظ آپ بیان کر رہی ہیں وہ ایک حقیقت ہے پاکستان کی سیاست میں، تو بالکل اس کو کوئی کسی وقت کسی کے لیے استعمال کرتا ہے اور پھر جو دوسری سائیڈ ہے اس کو اب آپ کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہے، تو یہ چیزیں تو سیاست کا حصہ ہے پاکستان کی۔ بالکل ٹھیک سر، ویری کوئکلی بیفور آئی گو ٹو کھوڑا صاحب، سر ٹکٹ راجہ ریاض صاحب کو ملے گا؟ جی یہ تو جو ہے یہ پارلیمنٹری بورڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا، میں بھی اس حلقے سے کینڈیڈیٹ ہوں، تو جو پارلیمنٹری بورڈ جو ڈیسائیڈ کرے گا اس کے وہ ایز اے پارٹی ممبر وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا، لیکن جب تک وہاں ہر ایک کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنا کریڈینشلز جو ہیں وہ پیش کریں اور پھر پارٹی فیصلہ کرے گی، جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ قابل قبول۔ جی بالکل ٹھیک جی۔ کھوڑو صاحب سر اب یہ بتائیے گا، جو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا بہت اسپیسیفکلی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور یہ شکایت مسلم لیگ نواز سے ہے، سر کیا کچھ آپ اس پہ ہمیں تشریح کر کے دے سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی شکایت کیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اگر آپ کو نہیں مل رہا تو مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے یا ان کو کوئی ایڈوانٹیج مل رہا ہے جو آپ لوگوں کو نہیں مل رہا؟ دیکھیں ہم لیول پلینگ فیلڈ کا بات کرنے سے ہمیں کوئی روک تو نہیں دے سکے گا نا۔ ہم الیکشن کمیشن کو بارہا کہتے رہے نہیں سر، بٹ بلاول صاحب نے تو کہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نواز سے ان کی یہ شکایت ہے۔ یہ بھی ہوتا رہا کہ الیکشن ڈیلے کے لحاظ سے نقطہ نظر مسلم لیگ کا جس طرح سے بن رہا ہے اس سے کچھ تصور بنتا ہے کہ جی ان کی بات کو مانا جا رہا ہے اور کسی اور کی بات کو نہیں مانا جا رہا۔ سر کون مان رہا ہے؟ کون سی بات اور کون مان رہا ہے سر؟ الیکشن جی الیکشن ٹائم پہ کرانے کی بات۔ اچھا، اور مان کون رہا ہے یا نہیں مان رہا؟ سوری سر کون مان رہا ہے ان کی بات کے پی ایم ایل این؟ آپ کی بات سے مجھے سمجھ آیا کہ الیکشنز وقت پہ نہیں چاہتی اور ان کی بات کوئی مان رہا ہے، مان کون رہا ہے؟ الزام کس پر آئے گا؟ پہلے تو جواب مجھے اس کا دیا جائے کہ شہباز شریف صاحب نے کیا مانا رکھتا تھا وہ کہنا کہ الیکشن ٹائم پر ہوگا، وقت پر ہوگا، تو میں کیا سمجھوں؟ پرائم منسٹر صاحب کی کہی ہوئی بات کو میں کیا سمجھوں؟ سر آپ سی سی آئی میں نہ اتفاق کرتے نہ یہ سائن کرتے، سائن بھی کرا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ اب الیکشن میں تاخیر ہو رہی ہے۔ صرف الیکشن کے لیے نہیں ہوتی، مردم شماری الیکشن کے لیے نہیں ہوتی، مردم شماری میں ڈیٹا بنتا ہے، ڈیٹا۔ ہم نے صرف اس کو یہ کیا کہ اس کو پچھلی مردم شماری ہوئی تھی، جو پچھلی جو مردم شماری تھی وہ کنٹروورشل تھی۔ تو سر یہ فون پہ آصف علی زرداری صاحب بات کیوں نہیں کر لیتے شہباز شریف صاحب سے؟ تو یہ پریس کانفرنسز میں آپ کیوں شکایت کر رہے ہیں؟ کچھ آواز میں گڑبڑ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا کہا آپ نے۔ میں نے کہا سر کہ اتنی اگر چھوٹی سی بات ہے کہ آپ لوگوں نے جو سی سی آئی میں بات کی وہ صرف یہ تھی کہ یہ نوٹیفائی ہو جائے، آپ لوگوں کا بالکل مقصد یہ نہیں تھا کہ الیکشن میں تاخیر ہو، تو آصف علی زرداری صاحب یا بلاول صاحب فون کر کے شہباز شریف صاحب سے یہ کنفیوژن دور کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ پریس کانفرنسز میں کیوں بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ پہلے شہباز شریف صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہوں گی۔ اچھا ہوئی ہوں گی، ازمپشنز پہ چل رہے ہیں سر آپ بھی۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ اب زرداری صاحب نے کیا کمٹمنٹ دیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کو ایڈریس کر دیں گے مسئلے کو، نہیں تو پھر بلاول صاحب جو ہے اپنے ہاتھ کھول لیں گے؟ بھائی سوچا ہوگا، ہو سکتا ہے بلاول صاحب بزرگ ہیں، وہ بڑے ہیں، اور اگر وہ کوئی کردار ادا کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ اور بہتری آ جائے۔ اچھا یعنی کہ یہاں بھی آپ گیس ہی کر رہے ہیں؟
पहले भी आप बात करते थे ना कि पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी क्यों नहीं बैठती जब इमरान खान कह रहा था या इमरान खान कह रहा था। जो दो पार्ट है साहब, वेरी क्विकली, नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए सर कोई प्लान्स में तब्दीली हुई है? आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स थी कि अब एयरपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा इस्तकबाल नहीं होगा, सारे जो आपका जलसा है या लोग हैं वो सीधे मीनारे पाकिस्तान पे जमा होंगे। जी बिल्कुल, जो वेन्यू है वो मीनारे पाकिस्तान है और डेट 21 अक्टूबर है और इंशाल्लाह ताला दिस विल बी अ हिस्टोरिक वेलकम बिकॉज ये जो मुल्क है वो मुंतजर है कायद की वापसी का और आप देखिएगा कि एक हिस्टोरिक वेलकम उनको दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो इस वक्त भारत और कनाडा में कुछ तलखी नजर आ रही है एक मामले को लेकर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो इस वक्त कनाडा और भारत के दरमियान डिप्लोमेटिक लेवल पर तलखी हुई है। इसका ताल्लुक कनाडा के शहर वैंकूवर में जो जून के महीने में एक सिख कनेडियन सिटीज़न का जो मर्डर हुआ था उससे है। हरदीप सिंह नजर उनका नाम है, उनको गोली मार के किसी ने हलाक कर दिया। ये जो कत्ल हुआ उस पे कनाडा की तरफ से अब ये बात की जा रही है कि वो इसमें भारत जो है वो मुलव्वस है। जस्टिन ट्रूडो वज़ीर आज़म हैं जो कनाडा के, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक हंगामी बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो कनेडियन इंटेलिजेंस है उसको ये इस तरह के एविडेंसेस मिले हैं कि इस कत्ल में जो भारतीय हुकूमत है उसका हाथ है। और उन्होंने ये भी कहा कि G20 के इजलास के दौरान उन्होंने ये इशू जो है भारत के वज़ीर आज़म से उठाया था। इसके बाद एक जो इंडियन हाई कमीशन थी कनाडा में, उसके एक मेंबर को मुल्क से निकालने का फ़ैसला भी किया कनेडियन हुकूमत ने। भारतीय हुकूमत ने ऑब्वियसली ये सब इल्ज़ामात जो है मुस्तरद कर दिए हैं और उन्होंने भी जो सफ़ीर हैं कनाडा के भारत में उनको मुल्क से निकालने का फ़ैसला किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं उनमें कनेडियन सिफारतकारों की जो मुदाखलत है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस पर तशवीश का इजहार भी किया है। ये जो सारा मामला है इस पे जो कनेडियन वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अपने जो एलाइज़ हैं और इत्तेहादी ममालिक हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया है और उनसे भी इस पे मालूमात शेयर की है। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद इसरार अहमद कसाना साहब। ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं जो बहुत गहरी नज़र रखते हैं ऐसे अमूर पे। ही इज़ बेस्ड इन कनाडा। वेलकम टू द शो सर। जी सर, क्या मामला है ये? 18 जून को उनको कत्ल इस तरह हुआ और अब उसकी बात कनेडियन प्राइम मिनिस्टर पब्लिक में कर रहे हैं, जबकि G20 के फोरम पे वो कहते हैं कि बायलैटरली भी उन्होंने इस इशू को उठाया। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आरिफा जी। आप सबसे पहले तो ये है कि जो आपने बैकग्राउंडर के तौर पर चीज़ें बताई हैं आपने बेसिकली तो सब कुछ बता दिया उसमें, लेकिन इसमें जो असल चीज़ हुई है वो ये हुई है कि जो बिहाइंड द सीन जो चीज़ें चल रही थी उसमें दोनों ममालिक जो थे वो एक दूसरे के साथ ये चीज़ एक दूसरे शेयर कर रहे थे, लेकिन पब्लिकली तब पता चला जबकि आपको मालूम है कि जब ये G20 का इजलास हुआ था तो उसमें जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो साहब को वहाँ पे ट्रीट किया गया, जिस तरीके से मीडिया में उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई, और आपको मालूम है कि जिस तरीके से उनके साथ उनकी जब बायलैटरल भी हुई है तो उसके बाद भी एक बड़ी ही फ्रॉस्टी किस्म का रिलेशनशिप जो है वो हमें सामने नजर आया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब वो वापस आए हैं, एक तो ये है कि वहाँ पे आपको याद है कि उनका तैयारा जो था वो खराब हो गया, उसको भी 36 आवर्स वहाँ पे रुकना पड़ा। वापस जब आए हैं तो उनके ऊपर फिर डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा था, और जिस तरह आपने फरमाया कि जून में उनकी जब ये डेथ हुई है और किलिंग हुई है, उसके बाद से सिख कम्युनिटी जो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कहलाई जाती है, पॉलिटिक्स में उनका एक बड़ा मेजर रोल है। बल्कि यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी पार्टी है NDP, उसके जो सरबराह हैं जगमीत सिंह, वो भी सिख हैं। तो अपनी उस लिहाज से उन्होंने बड़ी कैंपेन शुरू की हुई थी कि जनाब ये हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जाता है और वी आर कैनेडियन सिटीजन्स। तो उसके ऊपर जो कैनेडियन गवर्नमेंट थी वो चुप थी, क्योंकि G20 का इजलास आ रहा था।
तो जैसे ही G20 का इजलास खत्म हुआ और उसमें फिर ऊपर से ह्यूमिलेशन भी उनकी हुई, तो जैसे ही वो आए तो उनके ऊपर बड़ा शदीद प्रेशर था। इवन अपोजिशन की तरफ से जो लीडर हैं, अपोजिशन लीडर, उन्होंने भी इसके ऊपर प्रेशर डाला कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप ह्यूमिलेशन करवा रहे हैं अपनी कौम की। तो उसके बाद फिर इसको काफी जो पब्लिकली जो है वो कल आपने देखा होगा। सर मैं आपकी यहाँ बात काट रही हूँ कि उनको जो डोमेस्टिकली प्रेशर पड़ा तो वो इस बात का था कि उन जो रवैया रहा उनके होस्ट कंट्री का उनके साथ G20 में वो सही नहीं था, या ये भी प्रेशर था कि उन्होंने वहां ये हाईलाइट नहीं किया इशू? प्रेशर एग्जैक्टली था क्या? तनकीद हो किस बात में रही थी? दोनों प्रेशर्स थे आरिफा, क्योंकि उसमें हो ये रहा था कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो थी वो उसको पब्लिकली नहीं कहना चाह रही थी। वो पब्लिकली बात करके इंडियन गवर्नमेंट को एम्बैरस नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी भी जाहिर है कि एग्जिस्ट करती है, तो वो इस तरह की चीज नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन जब वहां पे ह्यूमिलिएशन हुई है तो उसके बाद फिर प्रेशर आया सिख कम्युनिटी का भी, और सिख जो है वो अभी भी वो कह रहे हैं कि हम आपको पहले से ये कह रहे थे कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और वो हमें टारगेट करती है, मुख्तलिफ लोगों को सिंगल हैंडेडली वो लोगों को जाके टारगेट करते हैं और उनको मारते हैं। तो इसके ऊपर जो प्रेशर था वो अब जाहिर है कि वो उन्होंने केव इन किया है, और उसके बाद आपने देख लिया कि टिट फॉर टैट शुरू हो गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी उनको वहां से निकालने का हुक्म दे दिया है। इधर से भी वो जो रॉक है यहाँ पे चीफ थे लोकल, कि आपके ख्याल में अब ये मामला एस्केलेट करेगा या इसको यहीं अब ठंडा करने की कोशिश की जाएगी? देखिए इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये है कि टिट फॉर टैट जो है वो मजीद अभी शुरू होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ट्रेड टॉक्स इनकी चल रही थी इंडिया के साथ वो भी ऑन होल्ड डाल दी गई थी, पॉज कर दिया गया था उनको। अब इन्होंने यूके के साथ भी बातचीत की है, सुनक साहब के साथ भी बात की है, जो बाइडेन के साथ भी बात की है। ये सब कुछ करने से पहले इन्होंने उनको कॉन्फिडेंस में लिया है, तब जाके ये बात की। तो इसका मतलब है कि ये सिलसिला जो है ये चलेगा। अब वो कहने की इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन में अगर इंडियन गवर्नमेंट ने इनके साथ दिया तो ठीक है, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है कि वो साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम लाहौर में एक वाक़े का जिक्र करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम एक अफसोसनाक खबर का जिक्र करेंगे। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक टिकट होल्डर हैं अबाद फ़ारूक साहब, जिनको 9 मई के वाक़यात में गिरफ़्तार किया गया, उनके एक छोटे बेटे अमार फ़ारूक जो है वो अलालत के बायस इंतकाल कर गए। बहुत सोशल मीडिया पे जिक्र हो रहा है इस बात का। कुछ लोग ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के बाद जब उनके वालिद जो थे वो अरेस्ट हुए, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, वो परेशान थे और इसकी वजह से डेथ हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई बहुत पुरानी उनको डिज़ीज़ थी जो किसी भी वक्त किसी की जान ले सकती है। इस सारे मामले को डिस्कस करने के लिए आज हमें जॉइन मोहम्मद बिलाल साहब ने, ब्यूरो चीफ एंड डॉन न्यूज़ लाहौर। वेलकम टू द शो सर। जी बिलाल साहब, ये क्या वाक़या है? सोशल मीडिया पे बहुत जिक्र चल रहा है इसका और बहुत कयास सराई भी हो रही है, मगर समझ नहीं आ रहा कि फैक्ट्स क्या है, बच्चे को हुआ क्या? आरफा देखें, कल इस बच्चे की डेथ हुई तो उसके बाद से ये इशू जो था ये सोशल मीडिया पे जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। तो मैंने भी आज कोशिश की कि इसमें जो हकायक हैं उनको सामने लाया जा सके। इस बच्चे के जो चचा हैं, जो अबाद फारूक के भाई हैं, तस्वुर उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि 9 मई को जब अबाद फारूक को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद से ये बच्चा जो था थोड़ा डिस्टर्ब था, और ख़ास तौर पर 19 मई को ये बच्चा जब स्कूल गया तो वहाँ पर इसकी तबीयत ख़राब हुई, जिसके बाद स्कूल इंतज़ामिया ने इस बच्चे के घर वालों को इंटीमेट किया और उसको यहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। जब इनको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो इस बच्चे के बारे में डॉक्टर्स ने कहा कि इसको जो अटैक हुआ है उसके बायस इसका जो ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। उसके बाद इसको मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो लेके जाया गया मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से। मैंने इनके बच्चे के जो चचा उनसे ये भी पूछा कि सोशल मीडिया पे ये बात भी सामने आ रही है कि शायद एक हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट इसलिए नहीं की गई कि जो उनको ये कहा गया कि शायद आपका ताल्लुक पीटीआई से है, या फिर इस बच्चे के वालिद जो थे वो 9 मई के वाकयात में जो थे वो मुलविस और इस वक्त हिरासत में हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। अस्पताल इंतजामिया अलबत्ता इस बात से जरूर जो थी कंप्लेन थी कि वहां पे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट थे, टिकटॉकर्स थे, उनका तांता बंधा हुआ था, और वहां पर ये उन्हें कहा गया कि इस बच्चे की वजह से जो दीगर मरीज हैं आईसीयू में वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो उसके बाद इन्होंने इस बच्चे को... अच्छा, तो बिलाल साहब पर बीमारी क्या थी? मतलब कि कोई पुरानी बीमारी थी जो ट्रिगर हुई जब घर में बहुत परेशानी रही,
व्हाट हैपेंड, कुछ आपको इस पे तफसील मालूम है? देखें, बिल्कुल जो मैंने हॉस्पिटल में, क्योंकि ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ये बच्चा रहा है, वहां पर ही इसकी कल जो थी वो डेथ हुई थी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। कल इसकी डेथ हुई थी और उससे एक रोज पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ही इबाद फारूक की अपने बेटे से मुलाकात करवाई गई थी। तो इस बच्चे की बीमारी के बारे में जो मैंने अब तक जितनी लोगों से बात की और जो मुझे बताया गया है कि इफ यू अलाउ मी टू रीड इट आउट, तो इस बीमारी को जो मैं उसके बताऊं तो SSPE इस बीमारी का नाम है, दैट इज प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट्स दैट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इट इज अ स्लो एंड परसिस्टेंट वायरल इन्फेक्शन रिलेटेड टू मीजल्स। तो ये कहा गया है कि इस बच्चे को ये ऑलरेडी वायरस इसकी बॉडी में था, लेकिन जो अभी ट्रिगर जो है वो इस वक्त हुआ जब ये बच्चा हॉस्पिटल पहुंचा। और इसमें एक जो मैंने मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी है उसमें ये भी जरूर लिखा गया है डॉक्टर की जानिब से कि इसको ग्रीफ अटैक हुआ है। तो ये ग्रीफ अटैक वही सदमा है जिसकी वजह से ये बच्चा जो था उसमें ये वायरस ट्रिगर हुआ और इस तरह ये बच्चा जो है वो बीमारी की हालत में सरवाइव नहीं कर सका और कल इसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। बिलाल साहब, वेरी क्विकली, क्या जनाजे पे वालिद को आने की इजाजत थी? वहां क्या कोई कहा जा रहा है लॉ इन्फोर्समेंट की भी प्रेजेंस थी, इज दैट करेक्ट? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि वहाँ लॉ इन्फोर्समेंट की प्रेजेंस थी। इनके वालिद जो हैं इस बच्चे के इबाद फारूक, वो इस वक्त क्योंकि उनका ट्रायल हो रहा है, वो मिलिट्री की कस्टडी में है, उनको कल जो है वो रिक्वेस्ट के ऊपर वहां पर नमाज जनाजा में शिरकत की इजाजत दी गई थी और वो कल नमाज जनाजा में शरीक भी हुए और उसके बाद इन्हें जो है वापस पुलिस जो थी वो अपने हमरा ले गई और उस वक्त भी वो हिरासत में है। इससे पहले जिस तरह का एक सोशल मीडिया पे ये भी आया कि बच्चे से मुलाकात नहीं करवाई गई थी वालिद की, तो ये भी जब मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। बैक टुमारो एट द सेम टाइम।